नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए हाथरस के स्वर्ण नेता पंकज धवरैया, जिन्होंने धमकी दी है कि अगर भीम आर्मी के लोग यहाँ आएंगे तो वो ठीक तरह से वापस नहीं जाएंगे। इस धमकी के बाद दलितों में एक रोष है। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों धमकी दी, वो कैसे रोक सकते हैं किसी के मूवमेंट को। पंकज जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में, हमारे शो में स्वागत है। बताइए आखिर आपने क्यों धमकी दी? आप कैसे किसी के मूवमेंट को बाधित कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश में? देखिए सर, मैं किसी को रोकना नहीं चाहता। मैं तो खुद चाहता हूँ आइए, गले मिलिए, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। पर लेकिन मैं 14-15 दिन से, क्या मैं लगभग काफी वर्षों से देख रहा हूँ, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी नेता हो, हमारे समाज को सवर्ण बनाम दलित में बांटना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते थे बांटा जाए पंकज जी, तो आपको बिटिया के घर जाना चाहिए थे। आप एक बिल्कुल निरंकुश नेता की तरह गए और चौराहे पर बैठ गए और भीम आर्मी प्रमुख को ललकारने लगे। तो ये कौन सा आपका जो है समझौतावादी या एकतावादी रवैया था? देखिए, मैं उसी से मिलने गया था और मैं बिटिया के घर पे जा चुका हूँ। सर्वप्रथम मैं ही गया था। मैं बिटिया के पास गया था, फिर बिटिया के बाद में जो भी वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष है, मैं दोनों से जाकर मिला था। जब मुझे लगा कि 3 व्यक्ति निर्दोष फंसाए जा रहे हैं और सामने भी आ चुका है, अभी आपने देखा होगा कि शिवराज जीवन अलीगढ़ के, जिनका भी आर भारत ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें कि वो 50 लाख और 1 करोड़ के लिए लोगों को मरवाने की साजिश रच रहे थे, वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नहीं, आपको बिना जांच के आप पुलिस में नहीं है, आप सीबीआई में नहीं है, एसआईटी टीम के मेंबर नहीं है, आप भारत सरकार में आप नहीं है, फिर आपको कैसे लगा कि 3 लोग निर्दोष है? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि सबसे सर्वप्रथम जो बिटिया थी और उसकी माताजी थी, दोनों जब सर्वप्रथम जब थाने जाते हैं तो वहां पे केवल एक मार पिटाई का मुकदमा लगाते हैं। उसमें तीनों व्यक्ति में से किसी का भी नाम नहीं होता, परंतु कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद उन तीनों व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया जाता है और फिर वो तीनों व्यक्ति अपने अपने, कहीं कोई कार्य में व्यस्त था, कोई और कहीं था। क्या कह रहे थे? क्या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपके क्षेत्र में था? तो जब मुझे पता चला कि एक ये भवस्य घटना हुई है, बहुत गंदी घटना हुई है, तो मैं गांव गया। मैंने अपने जानकारी में जितने भी लोग थे, मैं क्षेत्रीय सवर्ण नेता हूं, तो मेरे को पता पड़ा तो मैं पहुंचा। क्षेत्रीय स्वर्ण नेता मतलब वही बात आ गई ना, यही बात मैं कहना चाह रहा था। आप स्वर्णों के नेता हैं, आपका दलितों से, दलितों की प्रॉब्लम से, दलितों के झगड़े से उनसे मतलब नहीं है ना। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में आप देखेंगे काफी बार काफी दलितों का शोषण हुआ, तो मैंने ही आवाज उठाई। उनके क्षेत्रीय जितने भी नेता थे, किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। मैं एसपी तक से लड़ा हूं, मैं डीएम तक से लड़ा हूं। मेरा अर्थ क्या है, सवर्ण का मतलब मैं आपको समझाई देता हूँ, जो आप गलत समझ रहे हैं। सवर्ण कोई जाति नहीं है। सवर्ण का सीधा सीधा मतलब है कि जो अपने कर्म से खाता है, जिसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो सवर्ण है। दलित लूट के खाते क्या? देखिए, मैं तो बिल्कुल मना कर रहा हूँ, दलित कोई है ही नहीं। दलित तो सीधी सीधी बात है, आरक्षण पे जो पल रहा है वो दलित है। देखो देखो, जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो हम आरक्षण जैसी चीज में ना जाके हम सिर्फ आज के मुद्दे की अगर बात करें, जो वर्तमान में आप जो धमकी दे रहे हैं, आप मुद्दे से भटकने की कोशिश ना करें पंकज जी। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो आपने वहां पर जाकर दबंगई दिखाई, क्या वो कितनी सही थी? देखिए, मैंने किसी को दबंगई नहीं दिखाई, न मैं दबंग हूँ। मेरे बारे में आप पूरे समाज से, पूरे प्रदेश में जानकारी कर सकते हैं कि मैंने आज तक जिन व्यक्तियों का शोषण होता है, वो कोई भी जाति के हों, मैंने सबका सहयोग किया है। अपने तन मन और धन से मैंने हर व्यक्ति का सहयोग किया है। मैं सरकार से भी लड़ा हूँ, मैं जेल भी गया हूँ। जाति के लिए या सवर्णों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। और उस दिन भी जब मैं गया था तो मेरे को केवल एक ही आपत्ति थी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी माहौल गर्म ना हो, क्योंकि मैं से नोटिस कर रहा था कि अकेला यह व्यक्ति जातिगत संघर्ष करना चाहता है और यहाँ पे जातिगत दूरी बढ़ाना चाहता है। तो मैं उससे बैठ के बात करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे से बात नहीं की। मैं केवल ये चाहता था कि हम दोनों गले मिले और हम बात करें। मेरे भाई आगे अरे अरे अरे, भरत मिलाप का आपका इनविटेशन था ये कि बाहर निकल, बाहर निकल।
इस तरह से कोई मिला जाता है? देखिए अब वो सुन ही नहीं रहा था, मेरा छोटा भाई है, वो सुन ही नहीं रहा था, तो मैं तो उसे चिल्ला के ही बुलाऊंगा, भाई आजा मिल ले। अच्छा, कई दलितों में इसको लेकर रोष भी है। कई दोस्तों ने कहा है कि ये जो दबंगई है, ये ठाकुर गिरदी है या स्वर्ण गिरदी है, वो ठीक नहीं है। वो डरे हुए हैं कई लोग, दलित लोग, आपके इस बिहेव से। देखिए उन सभी भाइयों को अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए भी हमेशा खड़ा हूं। यह कोई जातिगत बात नहीं है। आपकी भी आवाज होगी तो पंडित पंकज दवरैया हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यह कोई जातिगत बात है। अच्छा, तो आप पंडित हैं, तो पंडित तो बहुत ही नर्म होते हैं, बहुत ही शालीनता से बात करते हैं। आप ऐसे उग्र स्वभाव के कैसे हैं? देखिए ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि अगर कोई विनम्र से मान जाए, विनती से मान जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं कोई उग्र नहीं हूँ, आपको लग रहा है। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण की एक जिम्मेदारी होती है, ब्राह्मण की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर समाज में किसी का शोषण हो रहा है तो उस शोषण को खत्म करना और व्यक्तियों की रक्षा करना। तो ठाकुरों का शोषण हो रहा है इस समय। देखिए शोषण तो किसी का भी हो सकता है, ये तो मनोवृत्ति है, जातिगत कोई बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कहीं पे भी शोषण हो सकता है, जहाँ संख्या बल ज्यादा हो या कम हो, कोई भी लालच में या फिर किसी के दबाव में शोषण कहीं भी उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, जो आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, और ये जो हाथरस में जो केस है, वो भी प्रशासन के दबाव में ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया, वो सबके सामने है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पक्ष के तरफ खड़े थे जिसका शोषण हो रहा था? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अब भी दोबारा बता रहा हूं। अगर ठाकुरों की सरकार वाली बात आ जाती तो उन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं दलगत राजनीति थी, सब कुछ सामान्य था, फिर भी 4 लोगों पे मुकदमा फर्जी कैसे लग गया आप बताइए। एक व्यक्ति दोषी था मान लेते हैं, 3 लोग कैसे फंस गए? क्योंकि बेटी का भी बयान वही है, माँ का भी बयान वही है, पर लेकिन 3 निर्दोष लोग कहाँ से फंस गए? बेटी का बयान कहाँ गया? उनका डाइन जो डिक्लेरेशन था कि मेरे साथ रेप किया गया, और कई लोगों के नाम बताए हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि जो सर्वप्रथम चीज होती है वह सत्य होती है, और वह अपने माँ और अपने भाई और क्षेत्रीय नेताओं के साथ भी उस समय थाने में। अब अंतिम बार भी उसने केवल एक ही बात बोली है कि संदीप ने गला घोंटा। हो सकता है कि बेटी पे एक दबाव हो, हर बेटी अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है, उसके लिए अंतिम समय तक साथ देती है। मुझे लगता है बेटी के ऊपर अंतिम बार में बहुत दबाव बनाया गया। तो आपने फिर, आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आपने थ्रेट दी है कि अगर भीम आर्मी के लोग या फिर तृणमूल कांग्रेस के लोग आते हैं तो उनका सर फोड़ देंगे। तो आप पत्थर लेके बैठे हैं गांव में? नहीं जी, देखिए मैं पत्थर लेके नहीं बैठा हूँ, और मैंने तो हाथ भी जोड़े हैं। आपने देखा होगा मैंने तो हाथ भी जोड़े हैं उस वीडियो में। वो हाथ जोड़ने का जो तरीका था ना आपका, बहुत ही पोलाइट था। उसे देख के आदमी जो है बिल्कुल दौड़ा दौड़ा गांव में आएगा। हाँ तो मैं तो चाहता ही हूँ कि सर अभी दौड़ के आए और सम्मान उनका होगा। जैसे अगर वो आएंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका बहुत भरपूर सम्मान करेगा ये जनता। मतलब क्या, किस तरह का सम्मान होगा? मतलब पत्थरों से सर फोड़ा जाएगा, टांगे तोड़ी जाएगी, या फिर गोली मार दी जाएगी? देखिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अब तक पूरे हाथरस में 8 से 10 बैठकें की हैं, जिसमें संख्या बल 4 से 5 हजार तक का रहा है। किन लोगों की बैठक की? वो मैंने सर्व समाज की बैठकें की, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज के लिए। किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसको न्याय दिला रहे हैं? देखिए 3 लोग निर्दोष हैं, हमें लगा कि वो निर्दोष हैं तो हमने उनके लिए आवाज उठाई, सर्वप्रथम मैंने आवाज उठाई। कैसे आप किसी को रोक सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार नहीं रोक पाई उन लोगों को जो आना चाहती थी। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर भीम आर्मी की भी की बात करें तो चंद्रशेखर हो। देखिए भाई साहब, सर मैं बता दूं आपको कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई किसी से भी आके मिले। तो फिर क्यों आप रोकते हैं? क्यों धमकी देते हैं? आप हिंसा भड़काने की बात क्यों करते हैं? आपको आपत्ति नहीं है तो? देखिए पहले भी बोल चुका हूं, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है। मैं अगर हिंसा भड़काना चाहता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उपद्रव होता। नहीं, अभी जो आज की जो वीडियो आ रही है, साफ साफ कहते हैं अगर कोई आएगा तो वो ठीक से नहीं जाएगा। देखिए मैंने निवेदन किया है कि यहाँ पे स्थिति गंभीर है, हम बिटिया के परिवार के साथ हैं, आप उनका माहौल ना बिगाड़ें या क्षेत्रीय राजनीति ना करें आगे। बिटिया का परिवार तो इतना डरा हुआ है कि गांव छोड़कर जाना चाहता है।
सरकार से रिक्वेस्ट किया शहर में मकान दिलाने की उसने? नहीं, ये दबाव बनाया जा रहा है, बिटिया के परिवार को बरगलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। हम बिटिया के भाई हैं, हमारा कर्तव्य है उस परिवार के साथ खड़े हैं। जब तक जांच नहीं हो जाती उस पर आंच नहीं आएगी। और अंतिम भी कहते हैं, अगर कुछ भी होता है जांच के बाद भी हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर जो दोषी होगा उसे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, आप सीधा बोलिए, अगर कोई भीम आर्मी का आदमी या उनका नेता यहाँ पर आता है तो क्या होगा? वो आ सकता है कि नहीं आ सकता? सीधा बताइए आपको। देखिए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, आके सम्मान से बैठिए, बात करिए, लेकिन भड़काइए मत। कौन भड़का रहा है? किसको भड़काया? कहीं दलितों की तरफ से कोई प्रोटेस्ट हुआ? बिल्कुल, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट की, हम भी उन्हीं के साथ थे उस समय। जब हमें लगा कि ये गलत हो रहा है तो हमने उन 3 लोगों की, निर्दोषों की आवाज उठाई तो हम बलात्कारियों के साथ हो गए। ये कहाँ की बात है? क्या धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते? क्या न्याय और अन्याय के खिलाफ बात नहीं हो सकती? धर्म की लड़ाई तो शांति से लड़ी जाती है पंडित जी, आप तो हिंसा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने हिंसा की बात कतई नहीं की है। इतने दिन से ये लगातार यहाँ रोज आ रहे हैं, मैंने कोई भी हिंसा नहीं की है। अगर हिंसा करता तो यहाँ से कोई साफ सीधा नहीं बचता। हिंसा नहीं की है, लेकिन हिंसा करने पर उतारू हैं। आपका जो वीडियो सामने आया उससे लगता है कि आप जबरदस्ती रुके हुए हैं। आपको आप तो मतलब टूट पड़ने वाली बिहेव था आपका। देखिए सर, मैं अपने प्रशासन पे विश्वास रखता हूँ। मेरे यहाँ के शासन पे मुझे विश्वास है, मुझे संविधान पे विश्वास है। मैं किसी को नहीं रोक रहा आने से। मैं उनको केवल एक सूचना किया है कि यहाँ पे ना आए, माहौल खराब है, सवर्ण भड़क चुके हैं, आप यहाँ आएंगे आपके लिए दिक्कत होगी। यानी भीम आर्मी के सामने आप श्री राम हैं, रावण के सामने राम हैं। देखिए, रावण तो जब त्रेता में था तब नहीं बचा, और अब क्या बचेगा? भाई आ जाएगा, सामने आ जाएगा, गले मिल लेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भड़काने नहीं देंगे भाई। दलित परिवार कह रहा है कि वो नहीं रहना चाहता, शहर में रहना चाहता, और आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो परिवार हमारा है, वो माँ हमारी है, वो भाई हमारा है। अगर वह दोषी नहीं है तो वह हमारा भाई है, वह परिवार हमारा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। नहीं, मुझे नहीं लगता आपको संविधान पर विश्वास है, व्यवस्था पर विश्वास है, क्योंकि आप तो खुद ही व्यवस्था बने हुए हैं। अगर आपको संविधान में विश्वास होता तो पुलिस प्रशासन है हाथरस का, आप धमकी थोड़ी देते हैं। देखिए, मैंने धमकी नहीं दी है, मैंने निवेदन किया है कि यहाँ का माहौल मुझे पता है, ना कि उन्हें पता है। आप ये तो मानेंगे कि जो उपस्थित होता है जहाँ पे, उसे वहीं की हालत है पता है होती है। जो भी स्थिति होती है वो उसी व्यक्ति को पता होती है जो वहाँ रहता है। मैंने तो उनको समझाया है, भाई मत आओ, यहाँ की स्थिति गंभीर है, क्यों आ रहे हो यार, क्यों भड़का रहे हो? दलित आर्मी से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, दलित आर्मी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही समस्या है कि वह केवल सवर्णों को गाली देते हैं। आपने काफी बयान देखे होंगे, वह केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को सीधा टारगेट करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इनको टारगेट नहीं किया। अच्छा, केवल उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आमने सामने बैठ के पूछना चाहता हूँ, भाई हमसे क्या प्रॉब्लम है, कब शोषण किया भाई तुम्हारा, और अगर आपका शोषण किया तो क्या आप इतना खुल के बोल लेते? क्या आप इतना सब कुछ जहाँ पे आना जाना कर रहे हो सब कुछ मन की कर लेते? थाने में FIR तक नहीं ली जाती अगर आपका शोषण हुआ होता तो। देखिए, मेरे यहाँ कभी नहीं हुआ। ये तो एक छोटी सोच का एक नतीजा है। जिन्होंने भी अगर ऐसे कुकृत्य किए हैं वह क्षमा करने योग्य व्यक्ति नहीं है, अगर उन्होंने शोषण किया है तो। मैं आपको दोबारा बताऊंगा, जहाँ संख्या बल में कोई भी व्यक्ति कम होता है उसका शोषण होता है। वर्तमान में आप, सीधी सी बात है कि वर्तमान में आप हाथरस में आ सकते हैं सभी लोग, उसको आपसे कोई खतरा नहीं है। नहीं, मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तो गले मिलना चाहता हूँ, मुझसे गले मिलाइए, अच्छा, मुझसे बात कराइए, मुझे क्या आपत्ति है? ठीक है। अच्छा, हमने सोचा मैं खाना खाएंगे, बिठाइए। मैंने तो लगा कि कहीं आप गला ना काट। अरे हम तो भाई साहब सामने बात करते हैं, एक थाली में खाना खाएंगे, बुलाइए तो भाई। ठीक है, तो ये थे पंडित पंकज धवरैया, जो लगातार कई दिनों से चर्चा में थे और भीम आर्मी को लेकर काफ़ी गुस्से में थे। आज इन्होंने कई बातें स्पष्ट की है और कहा कि अगर भीम आर्मी वाले आते हैं तो हम एक थाली में खाना खाने को तैयार हैं। देखते हैं कब वो दिन आएगा जब स्वर्ण और दलित एक थाली में खाना खाएंगे। ठीक है पंकज जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे पंकज धवरैया, जो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि सब मिलकर रहें, स्वर्ण दलित अलग नहीं है, वो चाहते हैं कि सब मिलकर एक थाली में खाना खाएं। लेकिन जिस तरह की माहौल इस समय हाथरस में है, उस समय नहीं लगता है कि सब लोग मिलकर बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन संभावना है कि जल्द ही सब शांत होगा, न्याय मिलेगा, दोषियों को सज़ा मिलेगी और जो समाज में टूट हुई है वो खत्म होगी।